नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजनीति का अपराधीकरण हो या यूं कहे कि अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में ये शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं, लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से भी संबंधित है। एक ताजा मामले में एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 2 वर्षों में सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्यसभा, विधानसभा में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित जांच और मामलों की सुनवाई और न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में न्यायालय के आदेश के संबंध में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। एमिकस के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी न्यायालय जो सांसदों, विधायकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई कर रही हैं, इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से अदालती कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हो। वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित किया जाए। याचिका में जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों को 1 साल के भीतर तय करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने और दोषियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग, विधि आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण चुनावी सुधार को लागू करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में आंकड़ों पर गौर किए जाए तो स्थिति ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी, जो वर्ष 2009 में 162 और 2014 में 185, वर्ष 2019 में बढ़कर 233 हो गई। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यहां एक और वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, तो वहीं 2019 में ये बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार 2009 से 2019 के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी भी देखी गई। दरअसल आपको बता दें कि ये गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं या नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। वर्ष 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। बाद में साल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से ऐसे व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल न करने की सिफारिश की जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं, जबकि 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया था। आज इसी विषय यानी राजनीति के अपराधीकरण पर बात करेंगे। साथ ही मौजूद वरिष्ठ मेहमानों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनका भी आपसे परिचय कराएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जो आज का विषय हमारा है बहुत महत्वपूर्ण है। विषय यही है कि आखिर क्या आपराधिक छवि वाले नेताओं को
टिकट देना चाहिए? क्या आपराधिक छवि वाले नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस विषय पे आज अब तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। शारिक अहमद जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप जी आपसे ही चाहती हूँ, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करूं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि स्पेशल कोर्ट होने के बावजूद भी ऐसे मामलों में देरी क्यों होती है? सर, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि लगातार जो इस तरह के मामले हैं, MP MLA कोर्ट होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसका निस्तारण जल्दी नहीं होता, उसमें लगातार देरी हो रही है। क्या वजह इसके पीछे है प्रदीप जी? नेहा जी, जो आपराधिक मामले हैं किसी भी नेता जनप्रतिनिधि के खिलाफ, वो जैसा कि अभी आपके रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि उनमें बढ़ोतरी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। और यहां तक कि नहीं कि उनकी विनेबिलिटी, जो जीतने के चांसेस होते हैं, वो इतने बढ़ गए हैं। आपने अभी बहुत एकदम सटीक तरीके से जो प्रस्तुतिकरण किया और उसमें बताया कि 4122 से 4984 MP MLAs अब असेंबलीज में या इस पार्लियामेंट में आ गए हैं। वाकई ही एक चिंता का विषय है। कोर्ट के हिसाब से देखा जाए नेहा जी, तो आप ये देखेंगे चाहे वो कोई भी मामला हो, कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तब जाकर ये सब चीजें सुधरती हैं। अभी जो एमिकस क्यूरी में अभी एक ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, इसमें एमिकस क्यूरी ने बिल्कुल साफ साफ का अपने कुछ सजेशंस दिए हैं कोर्ट को, क्योंकि एमिकस क्यूरी बेसिकली फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है। उनको कोर्ट एक ड्यूटी असाइन करती है कि आप इसके अंदर अपनी रिसर्च कीजिए, और उनको परमिशन देती है और उनको पावर्स देती है कि आप जिनसे चाहें उनसे इसके केस के बारे में जो भी किसी तरह का कोऑपरेशन चाहिए आपको, वो सब आपको मिलेगा। और अल्टीमेटली आपको एक कोर्ट के सामने सच्चाई की तरह से एक चीज को फाइल करना है। यदि जो बेसिक रीजन है, एमिकस क्यूरी ने अभी इसके अंदर बताया कि डिस्पोजल नहीं हो रहा, और इसमें एक कारण जैसे अभी आपने भी बताया ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से भी कोई एफिडेविट या कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से नहीं आया है कि वो अर्ली हियरिंग के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने में क्या अपनी भूमिका अदा कर रही है। 2 सेक्शंस है CRPC के, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, जो इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्पोजल के। न्याजी मैं बता दूं व्यूअर्स के लिए, वो ही कोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। एक सेक्शन होता है 309 CRPC, और दूसरा जो सेक्शन है वो है 321 CRPC। जो 309 CRPC है नेहा जी, वो ये कहता है कि आप डिस्पोजल करेंगे केस का जल्दी से जल्दी। और जहां पर संगीन मामले होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक ऑफेंस मान लीजिए, क्योंकि कोर्ट का ये मांगना है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस और दूसरे ऑफेंसेस के कारण ज्यादा संगीन होते हैं, क्योंकि उससे पूरा देश, पूरी सोसाइटी, पूरा घर का घर तबाह हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के मामले या राजनीतिक मामले जिनके अंदर कोर्ट कहता है, तो 309 में उसको डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन है, बेसिस है। एक सवाल मेरा आपसे और है सर, कि क्या पुलिस की भूमिका में हिला हवाली या ढिलाई इन तरह के केसेस के निपटारे में और ज्यादा देरी करती है क्या? जी नेहा जी, एक प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई एक्ट हुआ, सपोज कीजिए वो कोई भी करता है, मतलब इसमें पॉलिटिशियंस भी आ गए और नॉर्मल आदमी भी आ गए। एक प्रोसीजर, जैसे आपने पूछा कि पुलिस की भूमिका कैसे रहती है और क्या कहां देरी हो सकती है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई आदमी इलेक्ट होके और रिप्रेजेंटेशन करता है असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो बेसिकली उसकी एक दखल अंदाजी सिस्टम में बढ़ जाती है। जब सिस्टम में उसकी दखल अंदाजी बढ़ेगी तो वो उस को अपने अगेंस्ट जो एविडेंस है या प्रक्रिया जो पुलिस करेगी उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब पुलिस कैसे इसमें देर कर सकती है, ये एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें सजा अगर 3 साल तक है तो उसकी चार्जशीट 60 डेज के अंदर फाइल हो जानी चाहिए।
7 साल के बियॉन्ड अगर अब किसी में अगर सजा है तो वो 90 डेज में हो जानी चाहिए। मैं रोजाना कोर्ट्स में देखता हूं, कितनी ही केसेस में मेरे सामने बात आती है कि जो चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट का मतलब फाइल नहीं होती, जिसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। प्रदीप जी बने रहिए हमारे साथ। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, कानून तोड़ने वाले जीतने के बाद कानून बनाने का काम करते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर हम ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो जीते? हालांकि जीतते भी है सर, जो आंकड़े अभी तक निकल के सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपराधिक छवि वाले नेता भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या फिर जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन बीजेपी को क्या फर्क नहीं पड़ता कि इनकी छवि आपराधिक है? महेश जी। जो आपकी चिंता है या जिस तरह के, और सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को लेकर सरकार से, ये चुनाव आयोग से समझने की कोशिश करी है, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो जो चुनाव आयोग का जो एक का सुधार का जो एक सुझाव था, रिकमेंडेशन था, उसके ऊपर क्या हुआ, और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह से, जिस तरह से चुनाव राजनीति में जिस तरह का आपराधिकरण का एक बोलबाला है, उसको कमतर करने के लिए सरकार के पास या चुनाव आयोग के पास क्या ऐसी योजना है? ऐसी चीजों को जब, मतलब सरकार या चुनाव आयोग अगर ये दोनों चीजों को, अगर आपको पूरी तरह से संवैधानिक रूप से रखने का मौका सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं देता है, और बिना जाने समझे अगर कोई वर्डिक्ट पास कर देता है, जैसे कि हमेशा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को पास किया, आदेश पारित किया, और उसकी नतीजा जो है जमीन पे सिफर रही। इवन कि मनमोहन सिंह सरकार ने तो इतना किया कि जो अपराधी सजा याफ्ता लोग थे, जो सांसद या विधायक उनकी सदस्यता खत्म ना हो, इसके लिए एक अध्यादेश भी ले आए। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ये बहुत संजीदा विषय है, और किसी का अधिकार और किसी का कर्तव्य, राजनीतिक रूप से जो एक व्यक्ति का एक चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं रखा जाए। दूसरा जो एक ड्यूटीज है लोकतंत्र के प्रति हमारी, नहीं सर, अगर हम ये दिखाएं कि हम तो पाक साफ है जी, हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन सर क्या नहीं लगता है कि वोट जीरो टॉलरेंस प्रत्याशियों का जब चुनाव किया जाता है, जब टिकट का बंटवारा किया जाता है, उसमें भी दिखना चाहिए। पहले चरण का जो चुनाव होने वाला है, 57 प्रत्याशियों में से 29 प्रत्याशी आपके ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी इस आप कह लीजिए कि इस व्यवस्था में कोई भी दुरुस्त नहीं है, या वो भाजपा हो, कांग्रेस या कोई भी, तो सबको एक ही तरह से आंके क्या सर, जनता सबको एक तरह से आंके? वही मैंने कहा कि ये सुधार की जरूरत है। आप आजादी से लेकर अब तक आप चुनाव कराते रहे, लेकिन चुनाव को लेकर अब जैसे हमने एक पहल की अरुण जेटली जी ने कि आर्थिक फंडा, वो आर्थिक फंड को लेकर, फंडा मैं कह रहा हूँ, तो फंड को लेकर, उसको लेकर किस तरह से हाय तौबा मचाया गया। ठीक है, चुनावी बॉन्ड, ठीक है सर, मैं आती हूँ, उस पर भी आती हूँ। एक जो गुंजाइश है आर्थिक अपराध को, शारिक अहमद जी, कांग्रेस भी इसमें कोई बहुत पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी 58 में से 21 प्रत्याशी दागी है जिन पर आपराधिक मामले हैं। इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी। सीधे रुख करते हैं शारिक अहमद जी का। शारिक जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी, जैसे ये उसमें से 58 में से 29 लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें से मेजॉरिटी के केसेस ऐसे थे जो राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। मैं उसका उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जब कोरोना की विभीषिका जब आई, तो जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने राजस्थान से बसेस को ऑफर करना चाहा उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे और तमाम और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह से एफआईआर करी गई और उनको जेलों में डाला गया। तो इस तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित दुर्भावनाग्रस्त मुकदमे बहुत से हैं जो
विपक्षी पार्टियों के ऊपर यहाँ पे भाजपा की योगी सरकार ने लगाए थे, उन मुकदमों पर आपको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक जो दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूँ वो ये है कि इस निर्वर्तमान असेंबली में उत्तर प्रदेश की, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, तो उसमें से 114 विधायक 312 में से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है जिनका, और 83 ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनस क्राइम का ऑफेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या योगदान रहा है इस तरह में। और अभी आपकी रिपोर्ट में भी आई थी और मैंने भी वो रिपोर्ट देखी कि अमाइकस क्यूरी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया है कि एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनहेंसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो क्या कर रहे हैं। इस पर अभी तक भारत सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया है। एक दूसरी और अहम बात, अब तो महेश जी आप मेजोरिटी से हैं, अगर अब ये कहें कि आपके साथ तमाम और पार्टियां नहीं हैं, तो ये तो अब जनता को भी नहीं कहीं ना कहीं हजम होगा। एक मैं बहुत अहम बात, मैं आती हूँ शरीक जी, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ मैं आपके पास, पहले जवाब ले लेते हैं इनसे। जी महेश जी। जरूरी है कि चुनाव सुधार को लेकर जितने भी रिकमेंडेशन हैं उनको अमल में लाई जाए, ना कि उसको ठंडे बस्ते में डाला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर जो है इस मुद्दे को पार्लियामेंट से लेके और तमाम कोर्ट कचहरी भी करती रही है, और इसके सैकड़ों ऐसे आपको दृष्टांत मिलेंगे, ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि हमने इसके लिए बहुत पुरजोर कोशिश करी। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हुई सर, मैं समझना चाह रही थी महेश जी, ये कोशिशें कहाँ हुई, कैसे पहुंची आगे, कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि हमारे साथ अधिवक्ता भी बैठे हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या कुछ इसके अंदर कोर्ट की तरफ से हुआ, कहाँ तक सरकार की तरफ से कोशिशें की गई। सर थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, सरकार की तरफ से तो एक तो मैंने आपको कहा कि भाई आर्थिक अपराध जो एक चुनाव का जो था उसको लेकर जो है स्पष्टता के साथ हमने ये बात रखी कि भाई हम एक जो आर्थिक अपराध होता था राजनीति के नाम पर, ये जिस तरह से ठेंगा दिखाया जाता था, जिस तरह से चुनावी चंदे इकट्ठे किए जाते थे, फिर उन चुनावी चंदों के आड़ में देश को किस तरह के आग में झोंका जाता था, तो इससे तो हम आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन सवाल है कि चुनावी चंदे तो किए नहीं जाते थे, अभी भी किए जाते हैं सर, उसमें तो अभी भी ये नहीं पता होता कि कौन कितना चंदा दे रहा है, अभी भी वो पारदर्शिता नहीं है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। नहीं नेहा जी, अभी आप देखिए कि जब ईडी के इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि हमारे लोगों के ऊपर छापे क्यों पड़ रहे हैं? वहां मत जाइए सर, अभी बहुत लंबा चला जाएगा। मेरे पास देखिए वक्त सीमित है, उसी मुद्दे पे रहिए सर। सरकार ने क्या किया मुझे ये बताइए, ताकि फिर मैं एक बार शरीक जी को वक्त दे पाऊं, जल्दी से बताइए सर। देखिए, मेरा अपना कहना है कि योगी सरकार ने तो मुकदमे वापस लिए थे जहाँ तक मुझे पता है सर। सरकार का पहली प्राथमिकता यही है कि जो भी अपराधी हैं, अपराधी जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको कम से कम मौका मिले। वो ऐसे अपराधी जो संज्ञेय अपराध है जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है, इस तरह की चीजों को लेकर सरकार जो है एक प्रस्ताव भी लेकर आई थी जिसपे कि एक सहमति बने, लेकिन उस सहमति नहीं बन पाई। बिकॉज ऑफ दैट उस समय बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के लोगों ने उसको जबरदस्त अपोज किया था कि भाई इस पे डिस्कशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सवाल है कि अकेले बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये सभी पार्टियों के चुनाव आयोग जो है, सभी पार्टियों सब मेजोरिटी आपकी है। आप कह रहे कांग्रेस, बीएसपी, एसपी ने कुछ नहीं करने दिया। शरीक जी कहना चाह रहे हैं कुछ, शरीक जी जल्दी से रखिए अपनी बात। जी, मैं एक इतना ये बात कहना चाहता हूँ कि इस सारे सब के बीच में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपनी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत करी है। बिजनौर में जो सुलेमान, एक जिसको पुलिस ने अपनी गोलियों से मारा था एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट के दौरान, उसकी माता को उन्होंने टिकट दिया। खुशी दुबे की माता को उन्होंने टिकट दिया हुआ है। इस तरह से जो एक नई राजनीति की उन्होंने शुरुआत करी। एक उन्नाव में उन्होंने जो रेप विक्टिम थी उसकी माता को टिकट दिया है। एक नई राजनीति की जो शुरुआत करी है उसमें हमें सभी लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए। और जिस तरह से मैं एक और उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जब 2018 में गोरखपुर में लोकसभा का बाई इलेक्शन होने वाला था, तो एक बहुत बड़े माफिया परिवार के जो सिंबल माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। तो उस वक्त हमारे
उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी ने उनका टिकट इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनके ऊपर बहुत से आपराधिक मुकदमे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात सुन लें। अभी वो बात कर रहे थे, ईडी की भी बात कर रहे थे, उसको मैं बता देता हूँ कि राजनीतिक दुर्भावना का इनका कितनी पुरानी बीमारी इनको राजनीतिक दुर्भावना की है। आज ईडी का सबसे चर्चित अधिकारी जो तमाम तरह की जांच कर रहा था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जा करके वो टिकट लेकर के वहां से वीआरएस एक दिन पहले स्वीकृत हुआ और भारतीय जनता पार्टी से जाकर के वो चुनाव लड़ रहा है लखनऊ की एक सीट से। तो आप इनका चाल चरित्र और चेहरा समझिए, इनका राजनीतिक दुर्भावना से सब कुछ। ठीक है महेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश जी जल्दी से रखिए, मैं कार्यक्रम मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से कार्यवाही करते हैं तो आपको जघन्यतम अपराध अगर कभी हुआ तो हो जाती है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त और उस 84 लोगों पे एफआईआर करते हैं और सांसद और मंत्री बनाया गया। तो ऐसे विचारों को लेकर चलने वाली सरकार में बैठे हुए चालू करूं, संगठित अपराधों में संलिप्त कांग्रेस जो है कभी नहीं चाहेगी अश्विनी चौबे इस तरह का कोई चुनाव सुधार हो। लेकिन एक सवाल ये भी बन जाता है ना सर कि जिन पर मुकदमे है वो वापस सरकार ले ले, तो ये कैसे जनता ये सोचे कि हाँ ये सही है। सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमे विड्रॉ करने के लिए अर्जी लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उससे सवाल जवाब तलब कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया है? रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर ये मुकदमों को क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? ठीक है प्रदीप जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब दीजिएगा कि सर ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में क्या बुनियादी सुविधाओं की कमी है? अगर हाँ तो क्या कमियां हैं वो, और धन की मांग आखिर क्यों की गई, क्या वजह है इसके पीछे? नेहा जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रायल कोर्ट के अंदर सुविधाओं की कमी है। ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बल्कि आप देखिए जो रिमोट एरियाज हैं या जो छोटे कस्बे वगैरह हैं, वहां पर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। आज के दिन में जब कोविड का टाइम चल रहा है, हमारा सारा का सारा जुडिशियल सिस्टम है वर्चुअल हो गया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू थ्रू नेट के थ्रू हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कोर्ट्स के साथ। तो वहां पर एक तो सबसे बढ़िया जरूरत जो चाहिए हमें कि वाईफाई कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो। न्यायालयों में ये भी एक समस्या है जी, वो भी है। लेकिन मैं इसके अलावा आपको सिर्फ एक मिनट के अंदर दो बहुत अच्छे सुझाव दूंगा। एक तो ये कि जब चार्जशीट डिले हो जाती है किसी भी आपराधिक उसमें, और दूसरा कारण ये होता है कि अपराधी जो भी होता है, जो एक्यूज बोलते हैं जिसे हम, वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता है कि मामला लंबा चला जाए। तो उसमें नेहा जी मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो भी आदमी जानबूझकर किसी एक प्रॉपर रीजन के बिना अगर एडजॉर्नमेंट चाहे तो उसकी बेल को कैंसिल कर देना चाहिए। ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। एक सजेशन ये है। दूसरा सजेशन मेरा इसलिए है, ये भी वजह रहती होगी प्रदीप जी, क्योंकि रसूख का दबाव भी है। अगर ऐसे अपराधी विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जाहिर तौर पर प्रेशर रहता है, और ये कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उन्हें मिलता रहता है कि एक तो ये केसेस जो है वो लंबा करते रहते हैं, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, अपना रसूख दिखाते हैं। ये भी एक वजह है। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर ही है कि आखिर कैसे जनता ये सोचे कि पारदर्शी तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी, या फिर हम ये सोचे कि क्राइम कंट्रोल हो पाएगा, या फिर हम ये सोचे कि जनता वाकई जो चाहती है, जो एक साफ छवि का नेता, वो आगे उसे मिल पाएगा। ये तो शुरुआत ऊपर से ही करनी चाहिए ना प्रदीप जी। नेहा जी, जो कोशिश है वो ये होना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट की जो जजेस हैं, और हर केस के ऊपर 5 साल के बाद अगर जो केस इस तरह का कोई जाता है तो जज को हेल्ड लायबल करना चाहिए कि क्या कारण है, कैसी विशेष परिस्थितियां रही होंगी कि आपने। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।